हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार टॉपिक अपना क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई थिंक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग तक कवर अप कर लिया। तो यार अगर हमें एक बार फिर से अपना चक्रव्यूह रिपीट करूं तो चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस। तो भाई ये हमने कवर अप करना है। फिलहाल हम लोग चार्ज डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब यहां से निकलते हुए यहां पहुंचेंगे हम। आज का टॉपिक किससे रिलेटेड होगा? फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, कूलम्स लॉ अभी टॉपिक आ रहा है, लिखवाते हैं हेडिंग। तो अब हम डील करेंगे कि चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, किस बात पे डिपेंड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको कवर अप करने में लगेंगे। ठीक है, 2-3 दिन तो इसकी थ्योरी ही चलेगी, उसके बाद फिर कुछ दिन इसके क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो 4 to 5 डेज मान के चलो आपका जो फोर्स से रिलेटेड ही हमें कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिक्चराइजेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम चैप्टर की कौन सी स्टेज में है। तो चार्ज हमने डिस्कस किया था, जो चीजें कराई उन सब की जरूरत भी देखो बीच बीच में पड़ती रहेगी। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या होने वाला जी, बेस होने वाला। बेस, टुडेज लेक्चर इज बेस ऑफ द होल चैप्टर, होल यूनिट, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेस है ना जी, वो आज का लेक्चर ही होगा। क्योंकि आज के लेक्चर में ऐसी चीजें निकल निकल कर आएंगी कि उसका हर जगह पे यूज होगा ही होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग आएगी आपकी कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम भाई बंदे का नाम था, उसके हिसाब से ही वो चार्ज की यूनिट भी पड़ी हुई है। तो सबसे मेन टॉपिक, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो ना, तो उसमें सबसे मेन टॉपिक आपका आता है ओम्स लॉ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ा के ओम्स लॉ स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे हमारे पास सबसे मेन टॉपिक क्या आता है, कूलम्स लॉ। तो आपकी हेडिंग आ गई जी आज की, कूलम्स लॉ। ठीक है जी, स्पेलिंग चेक कर लेना, कूलम्स लॉ। लिखो जी स्टेटमेंट, धीरे धीरे लिखनी स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट भी जरूरी है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट से मैंने स्टार्ट किया लिखना। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ, पूरा लिखना जी, मैं यहां पे कुछ ही पार्ट लिख रहा हूं, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जैसे मैं बोल रहा हूं। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, यहां से ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point charges। ठीक है जी, अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ पॉइंट, ये स्पेशली यूज हुआ है जी। तो it states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them।
ये स्टेटमेंट है भाई कूलम्स लॉ की कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये दो हैं जी पॉइंट चार्जेस, पहला Q1 दूसरा Q2। अब इतना तो पता है चार्जेस को किससे डिनोट करना है हमने, Q1 एंड Q2 से। दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो क्या पड़ा हुआ है जी, R। सो Q1 Q2 आर द चार्जेस, R इनके बीच में डिस्टेंस है। कूलम्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दिए यार इसने स्टेटमेंट कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब जितने चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही फोर्स भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितनी दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा, जितना इनका खुद का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो ये बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहां पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट को मैंने यहां पे किससे डिनोट कर देना है, K से, ठीक है। जो भी कांस्टेंट आएगा उसको मैंने किससे डिनोट किया जी, K से। अब फोर्स बिटवीन द चार्जेस का फार्मूला क्या आ गया अपने पास, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बेटा जी जो K है इसकी वैल्यू आपने यूज करनी है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट चेक करोगे तो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम मतलब अगर सब कुछ एसआई में रखा हुआ है, डिस्टेंस मीटर में, चार्जेस कूलम में, तो K की वैल्यू ये भरनी है, फोर्स न्यूटन्स में आएगा। ठीक है जी। वैसे अगर सारी वैल्यूज सीजीएस सिस्टम में यूज कर लो, एग्जांपल कि चार्जेस आर यूज इन स्टैट कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, याद करो बताया होगा। तो अगर चार्ज स्टैट कूलम में यूज करोगे, आर किस में यूज करोगे, सेंटीमीटर में सीजीएस सिस्टम, तो बेटा K की वैल्यू 1 भरनी है। आंसर जो भी आएगा वो भी फिर सीजीएस सिस्टम में आएगा, डायंस में आएगा। तो सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, एसआई में K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। हम फिलहाल 9 इंटू 10⁻⁹ ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो 90% 95% से भी ज्यादा जो केसेस आने अपने पास, क्वेश्चंस आने हैं, कुछ भी डीलिंग है उसमें फिर एसआई सिस्टम में दिया होता है सब कुछ। तो आपको भी ज्यादा यही याद होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन आ जाता है, अब उसने सीजीएस सिस्टम में दे रखी है सारी वैल्यूज। अब यहां तो उसको एसआई में कन्वर्ट करते रहोगे, या अगर दिमाग में आ गया यार सब कुछ तो सीजीएस में दे रखा है, के भी सीजीएस में पुट करो, आंसर भी सीजीएस में ऑब्टेन कर लो। तो कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ ही सीजीएस में दे रखा है तो K = 1 पुट करने में फायदा है। अदरवाइज K की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है भाई, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास एक फार्मूला आ गया, F = K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब ये फार्मूला भाई चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके, अब अगले 15 मिनट के लिए थोड़ा और ध्यान से बातों को सुनना जरा। नाउ ये जो K है ना, K को बुक्स में लिखा होगा 1/4π, ये एक सिंबल है, क्या बोलते हैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो इसको ऐसे लिखो 1/4π, इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसके साथ ये जीरो लगा हुआ है ना, तो जीरो जब भी किसी की चीज से के साथ लगे तो उसको नॉट कहते हैं। जैसे अगर ये लिखा होता तो इसको पढ़ूंगा एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है वो डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको रीड करना सीखो कि जो K की वैल्यू है भाई वो होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज है बाद में बताता हूं। इसकी वैल्यू होती है 8.854
इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यहां पर ये वैल्यू फिल कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिल कर दो, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए हमने के को डायरेक्टली क्या बोल रखा है, इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। बुक्स में कई बार आपको ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। वो के नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम लोग यार के लिखेंगे। के से थोड़ा सा अपनी जो एक्सप्रेशन है वो आगे भी चलकर क्या रहेंगी, इजी रहेंगी, तो हम के ही लिखेंगे। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि के ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वैल्यू इसकी 9 इंटू 10⁻9 है। ओके ठीक है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट करते कराते हमारे पास फार्मूला आ गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहां पे के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करना पड़ेगा कि अभी एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज। ओके, ध्यान से सुनना जी, पॉइंट अब और भी निकलकर आने वाले हैं। एक तो फार्मूला याद हो गया जी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगली बात जी, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन नॉट को तो कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब वापस आओ, ये यार एप्सिलॉन, ये तो किसका नाम है, सिंबल का नाम है, सिंबल का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट किसका नाम है, सिंबल का। जैसे आपने सुना होगा ये थीटा है, ये रो है, ये ईटा है, ये म्यू है, ये सब सिंबल्स है ना, ग्रीक सिंबल्स। ऐसे एप्सिलॉन भी एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। ठीक है, जैसे ABCD होती है, का खा गा ऊड़ा एड़ा, ऐसे ये भी अब इनकी अपनी स्क्रिप्ट है। अब उसके सिंबल्स हैं, शुरू की जो साइंस मैथ्स की खोज इन लोगों ने कर दी ज्यादा, तो उनके सिंबल ज्यादा चलते हैं। तो यार ये तो सिंबल्स हैं। अब थीटा सिंबल का नाम है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करता है, नॉर्मली एंगल को। रो सिंबल का नाम है, बट ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, डेंसिटी को। ज्यादातर रो डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है, लेकिन डेंसिटी के लिए ये लो यूज होता है। ईटा, ये तो सिंबल का नाम है, रिप्रेजेंट किसको करता है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। म्यू सिंबल का नाम है, रिप्रेजेंट आमतौर पे किसको करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जस्ट लाइक दैट एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन तो नेम ऑफ द सिंबल है। हां, हमारी डिस्कशन में ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी। एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, इट इज रिप्रेजेंटिंग परमिटिविटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी, ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम, इन विच चार्जेस आर केप्ट। हमारे जो चार्जेस थे Q1 और
Q2। अब वो कहीं तो पड़े हुए हैं ना भाई, ये जिस भी मीडियम में पड़े हुए हैं, एप्सिलॉन उस मीडियम की क्या है जी, परमिटिविटी है। इफ दे आर प्लेस्ड इन वाटर, तो एप्सिलॉन किसकी परमिटिविटी है, वाटर की। इफ दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम, तो उस मीडियम की परमिटिविटी है। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस, तो किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है जी। तो व्हाट इज परमिटिविटी, सॉरी व्हाट इज एप्सिलॉन हियर, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड या इन विच चार्जेस आर केप्ट। अगली बात, अब यह परमिटिविटी क्या चीज है, तो उसके बारे में मैं बोलूंगा कि परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमारे चार्जेस पड़े हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हर मीडियम की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, अब किसी की डेंसिटी होती है, कुछ ये सब प्रॉपर्टीज ही हैं। तो परमिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी है, तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which decides the behavior of charges in that मीडियम। अब देखो, मैंने बोला कि यार आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारी छोटी मोटी बातें, सारे अंदर की बातें आज ही आनी है कि अब ये परमिटिविटी क्या है, ये क्या है, उसके बाद तो फिर फार्मूले यूज करने हैं हमने। ओके, तो बेसिक्स आज ही निकल कर आना है। तो फिर से सुनो यार, फोर्स इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के की जगह मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जनरली ये फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, जनरली ये फार्मूला क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन होना चाहिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन क्या है यहां पर, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। अगर ये मीडियम वाटर है, पानी में पड़े हुए हैं, तो यहां पे किसकी परमिटिविटी यूज होगी, वाटर की। अगर ये कोई मीडियम एप्सिलॉन m है, तो किसकी परमिटिविटी यूज होनी चाहिए, उस मीडियम की। और अगर ये मीडियम जिसमें ये चार्जेस पड़े हुए हैं वैक्यूम है, वैक्यूम, तो किसकी परमिटिविटी यूज होनी चाहिए, वैक्यूम की होनी चाहिए। वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसके लिए स्पेशल सिंबल है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या हुई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जब हमने स्टार्टिंग की थी ना, तब हम मान के चल रहे थे कि हमारे चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, वैक्यूम में पड़े हुए हैं। तो ये जो यहां पर वैल्यू लिखी थी ना थोड़ी देर पहले, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसकी परमिटिविटी है, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फिर से सुनो, दीज आर द टू चार्जेस, किसी भी मीडियम में पड़े हुए मान लो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, के आ गया। ठीक है, के की जगह पर क्या आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। के की जगह क्या आना चाहिए, 1/4 पाई
एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। अगर ये वैक्यूम है, वैक्यूम, तो यहां पर एप्सिलॉन की बजाय किसकी परमिटिविटी यूज होगी? वैक्यूम की परमिटिविटी यूज होगी, ठीक है जी। अगर हमें उसने कुछ नहीं बोला मीडियम कौन सा है, तो हम मान लेते होते हैं कि वो वैक्यूम है। तभी हमने, अगर कुछ नहीं देगा तो ये जनरल फार्मूला बनेगा 1/4 पाई। हम मान लेंगे कि कहां पड़े हुए हैं ये? वैक्यूम में। अब वैक्यूम में पड़े हैं तो परमिटिविटी किसकी यूज हो गई? वैक्यूम की। वैक्यूम की परमिटिविटी फिक्स ही है, पता ही होता है। तो जो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आई है, k की जो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आई है, वो वैक्यूम के लिए आई है। इफ चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम, तो k कितना यूज कर लेना है? 9 इंटू 10⁻9 यूज करना है। लेकिन अगर मीडियम कोई और होगा तो k की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। वो हम आने वाली थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें चेंज आएगा। फिलहाल अगर मैं शुरू से बात करूं, फोर्स का फार्मूला k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब तक हमें कोई बोलेगा नहीं कि मीडियम ये है वो है, हम मान लेंगे वैक्यूम है। अब k की वैल्यू चुपचाप कितनी यूज कर लेंगे? 9 इंटू 10⁻9 या सीजीएस सिस्टम में 1, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वैक्यूम में पड़े हुए हैं। वैक्यूम के लिए परमिटिविटी ये यूज करनी थी, कर कराकर ये कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻9 आ जाए, ठीक है। तो बात निकल कर ये आई है कि कूलम्स लॉ 2 नहीं 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो उसने बोला ही, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरा फैक्टर भी बोला ही, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तीसरी बात हमारी डिस्कशन से निकली है कि यार इस बात पे भी डिपेंड करता है कूलम्स फोर्स कि वो कौन से मीडियम में पड़े हैं। अगर तो वैक्यूम में पड़े हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻9। 90% केसेस में वैक्यूम वाला ही केस आएगा, हम 9 इंटू 10⁻9 ही यूज करते रहेंगे। मगर अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए, चार्जेस वैक्यूम में नहीं किसी और मीडियम में पड़े हो, तो हमें उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी। उस मीडियम की परमिटिविटी कुछ और होगी जो भरनी पड़ेगी। उससे ये पूरी k जो था ना, ये इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। यानी फोर्स में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। यानी तीसरी बात, जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिपेंड करता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में रखे गए हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो। तो वो मीडियम का इफेक्ट किसके टर्म्स में डिस्कस किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करेगी कि फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। अब वो कैसे, उसको हमने डील करना है, कैसे परमिटिविटी वैल्यू यूज करनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉइंट ये है कि अपना जो फार्मूला है फोर्स बिटवीन चार्जेस का, वो क्या है जी? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके जी। k की जो वैल्यू है वो आपने क्या यूज करनी है? 9 इंटू 10⁻9 ही रट लेनी है। लेकिन इतना आइडिया होना चाहिए, ये जो 9 इंटू 10⁻9 आई है, ये सिर्फ तब है जब चार्जेस कहां पड़े हुए हैं? वैक्यूम में। अब मैंने बोला 90% केसेस में तो हमें वैक्यूम वाला केस ही मिलने वाला है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 ही चल जाएगी। लेकिन अब 10% तो बच गया ना। वो जो 10% केस बचा उसमें फिर मीडियम का भी इफेक्ट
लेना पड़ता है। तो मीडियम का इफेक्ट कैसे आएगा, अब अपनी डिस्कशन उस पे बेस्ड है जी। ठीक है, मान लो कि अपने पास दो चार्जेस हैं जी। ठीक है, ये दो अपने क्या हो गए, चार्जेस Q1 एंड, तो ये अपने वही क्या हुए यार, चार्जेस हुए Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, एंड लेट दीज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अब वैक्यूम है तो हमें वैक्यूम की परमिटिविटी की जरूरत पड़ेगी, वो वैसे ही पता है 8.854 इंटू 10⁻12, और इसके हिसाब से तो मैं K की वैल्यू डायरेक्ट याद है। ओके, इस वक्त इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये K था, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा, क्योंकि वैक्यूम वाली बात चल रही है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ओके, सो फिलहाल ये जो फोर्स है इसका नाम मैंने रखा फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है जी, तो अगर ये वैक्यूम में होते तो उनके बीच में फोर्स लगता F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। इसकी वैल्यू मुझे पता ही है, 9 इंटू 10⁻9, सब सही। अब अगली स्टोरी कि लेट नाउ द मीडियम इज चेंज्ड। मान लो सेम चार्जेस वैक्यूम की बजाय किसी और मीडियम में रख दिए जाए। मान लो अब ये कोई भी मीडियम M है, ठीक है, वैक्यूम नहीं है, मीडियम M है। अब अगर ये मीडियम M है तो इस वक्त सब कुछ सेम रखा, बाकी दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो गया होगा। इसका नाम अब मैंने रख दिया FM। FM हो गया फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम, जिसकी परमिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। बस अब एप्सिलॉन की बजाय उस मीडियम की परमिटिविटी डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 नहीं आएगी, जो भी आएगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फोर्स चेंज हो गया। ठीक है, ये चीजें वही हैं, लेकिन फिर भी इस वैल्यू के चेंज होने से फोर्स में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब अगली स्टोरी, कितना आएगा वैक्यूम वाला तो मैं निकाल लूंगा, ये दिए होंगे, ये दिया होगा, इसकी वैल्यू मुझे याद है 9 इंटू 10⁻9। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे क्या चाहिए होगी, इस मीडियम की परमिटिविटी चाहिए होगी। ठीक है, वी नीड परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ये यहां पे पुट करूंगा तब जाके सॉल्व होगा ये, तो ये चाहिए होगी। लेकिन नॉर्मली बुक्स में, डाटा में, कहीं पर भी वो इस मीडियम की परमिटिविटी देगा नहीं। नॉर्मली ये नॉट अवेलेबल होती है। ठीक है, हां वो इस मीडियम की परमिटिविटी नहीं, एक दूसरी वैल्यू दे देगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी अवेलेबल होती है, रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन आर होगी रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमें चाहिए ये, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी बजाय इसने रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। अब रिलेटिव परमिटिविटी से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पता है। तो अगर मैं एप्सिलॉन M चाहिए मेरे को, लेकिन वो दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है यार मेरे पास परमिटिविटी नहीं है, मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी तुम अपने आप निकाल लो। हमने कहा चल कोई बात नहीं यार, कुछ तो दे, निकाल लेंगे।
तो उसने हमें इस मीडियम की परमिटिविटी नहीं देनी, रिलेटिव परमिटिविटी दे देनी है। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी अगर दे देगा तो मैं इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके उसकी परमिटिविटी कैलकुलेट कर लूंगा। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है जी। तो ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी दे दे तो भी चलेगा। ये पता रखना बेटा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में बात हुई है हमारी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या मतलब डाइइलेक्ट्रिक कैपिटल की है जी ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात होती है, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी वो हमें यह भी कह सकता है कि मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दूंगा। एक ही बात है यार, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे, रिलेटिव परमिटिविटी दे दे, एक ही बात है। वहां से मैं परमिटिविटी इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, सो दो चार्जेस हैं, किसी और मीडियम में पड़े हुए हैं, मुझे परमिटिविटी की जरूरत पड़ गई लेकिन उसने परमिटिविटी नहीं दी, रिलेटिव परमिटिविटी दे दी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां से परमिटिविटी निकाल ली हुई है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता हूं फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसने एप्सिलॉन एम नहीं दी, हमने निकाल के ऐसे लिख लिया यहां पर। ठीक है जी। दैट मीन्स मीडियम में, इसके बाद ये स्टेप है जी, मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखो हमने क्या किया, ये एप्सिलॉन आर अलग कर दिया, एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया। अब ये तो वही चीज बन गई, चेक करो ये क्या बन गया, फोर्स इन वैक्यूम, बस एप्सिलॉन आर का फर्क पड़ा। दैट मीन्स मीडियम वाला फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, या मीडियम वाला फोर्स इक्वल टू वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एप्सिलॉन आर को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो फाइनल बात मैं ये बता रहा हूं, या फाइनल रिजल्ट हमारा ये है कि जी अगर वो मीडियम चेंज कर दें, कोई और मीडियम आ जाए, वैक्यूम की बजाय कोई और मीडियम आ जाए, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और मीडियम आएगा तो वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी देगा, उसने रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका मुझे प्रोवाइड कर देना है। ये कैपिटल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी को कहते हैं, कर देना। अगर उसने कर ही देना है तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही फार्मूला याद रखूंगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बेटा स्मॉल के है पहले वाला, ठीक है। मैं के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ याद रखूंगा, वैक्यूम वाली, ठीक है जी। अगर तो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हुए हैं, के की वैल्यू चुपचाप भरो, 9 इंटू 10⁹, यहां पे वैल्यू भरो Q1 Q2 की, आर की वैल्यू भरो, आंसर निकाल दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर चार्जेस कहां पड़े हुए हैं, वैक्यूम में पड़े हुए हैं, तो वो आंसर हो गया। अगर उसने बोला ही नहीं वैक्यूम में पड़े हैं, मीडियम में पड़े हैं, यहां पड़े हैं, वहां पड़े हैं, तो क्या मान लेंगे, वैक्यूम में ही है। अगर वो कुछ नहीं कहता तो मान लेंगे वैक्यूम में है, अगर वो कहता है वैक्यूम में है तो भी मानेंगे वैक्यूम में है। लेकिन अगर मान लो कल को वो कहता है कि यार दीज आर द चार्जेस, ये इनकी वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, और इनके बीच में जो मीडियम है
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दे रखा है। वो कहता है किसी मीडियम में पड़े जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, क्योंकि देगा वो रिलेटिव परमिटिविटी ही, ये तो देगा ही नहीं, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आंसर यही निकालेंगे, ये जो निकलेगा के की वैल्यू वही 9 × 10⁹ अगर वैक्यूम थी तो यही हमारा आंसर है। अगर वैक्यूम नहीं कोई और मीडियम है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो ये जो आंसर आया है इसको चुपचाप किससे डिवाइड कर देंगे, के से डिवाइड कर देंगे, तो वैक्यूम वाला उस मीडियम वाला फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे जो भी फोर्स आया था, अगर मीडियम कोई और है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दे रखा है, तो ऊपर जो भी फोर्स आया उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पॉइंट बेटा जी ये निकला है अपना कि मीडियम का इफेक्ट तो है ही है, मीडियम का इफेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने वाला एक बार कैलकुलेशन करके मैंने दे दिया। फंडा क्लियर है कि जी अगर मीडियम भी आ जाए तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। के की वैल्यू 9 × 10⁹ ही यूज करनी है, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा उसको क्या कर देना है, उससे इस वैल्यू को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, वो मीडियम वाला रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। आपने बस ये फाइनल रिजल्ट ये याद रख लेना है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम का इफेक्ट भी आ गया। ठीक है, ये बीच की बातें एक बार डिस्कस करनी है। अल्टीमेटली हमें मीडियम का इफेक्ट किस टर्म्स में डिस्कस कर देना है, वो रिजल्ट यूज कर देना है कि के से डिवाइड कर दो, उसने दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो कुल मिला के बात फिर वही, कूलम्स लॉ का फार्मूला रट लो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। वो मीडियम बोले ना बोले, हमारा फार्मूला ये चलेगा के Q1 Q2 बाय R²। के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ अगर तो कुछ नहीं बोल रहा या वैक्यूम ही है तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ इनपुट करके जो आंसर आया वही आंसर है। अगर मीडियम कोई और आ गया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो भी बेटा के तो 9 × 10⁻⁹ ही यूज करके आंसर निकलेगा। बस आंसर को लास्ट में किससे डिवाइड कर देना है, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, तो मीडियम का इफेक्ट भी आ जाएगा। हाँ, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कूलम्स फोर्स। कौन कौन सा जी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एज वेल द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। ओके, तो ओवरऑल जो फार्मूला बना है वो बना है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, मैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी की बजाय अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलने लग गया हूं, लेकिन एक ही बात है बेटा, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलो चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर पॉपुलर नेम। ज्यादातर जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड ही यूज होता है, कभी कभी ये भी होता है, पता तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादा कौन सा वर्ड यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए मैं ज्यादा क्या बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड ही यूज कर रहा हूं या बोल रहा हूं। ओके, अब अगली बात कि बेटा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। अब ये जो के है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 से इंफिनिटी हो सकती है। पिछली बार भी हमने बात की थी, ठीक है, जब वो चार्जिंग में इंडक्शन पढ़ रहे थे वहां पे के आ गया था। तो 1 to इंफिनिटी फॉर वैक्यूम जो अपने आप में परफेक्ट इंसुलेटर है, के की वैल्यू बेटा पूरी पूरी क्या है, 1 है। ठीक है, एंड फॉर ऑल अदर, वैक्यूम को छोड़ दें, बाकी जितने भी मीडियम है उसकी वैल्यू 1 से क्या आनी है, ज्यादा, 1 से नीचे तो हो ही नहीं सकती ना, 1 to इंफिनिटी जाएगी।
तो वैक्यूम के लिए 1 है, वैक्यूम को छोड़ दो तो K ग्रेटर देन 1 आएगा। कहने का मतलब वैक्यूम के लिए तो छोड़ ही दो, K की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब फोर्स बिटवीन द मीडियम क्या है, एफ वी डिवाइडेड बाय कैपिटल के। कैपिटल K की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा, ऑलवेज, बिकॉज K इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, हमेशा। तो नीचे वाली वैल्यू भैया 1 से ज्यादा भरोगे तो इसको कम ही करेगा ना, नीचे 2 भरोगे तो मीडियम वाला फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, 3 भरोगे 1/3 हो जाएगा, 4 हो गए 1/4 हो जाएगा। तो नीचे 1 से ज्यादा ही भरनी है। तो अल्टीमेट बात मेरी ये है कि फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम, या कह लो फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज है, ऑलवेज। मतलब अगर वैक्यूम की बजाय कोई और मीडियम आया तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इफेक्ट ऑफ अदर मीडियम क्या है, इफेक्ट ऑफ अदर मीडियम बेसिकली यही है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीज ही होना है, इंक्रीज होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, जो फोर्स इन वैक्यूम जो होता है इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैक्सिमम फोर्स कहां पे लगता है, वैक्यूम में लगता है। अगर मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स कम ही होगा, बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट। ठीक है जी। अब बेटा जो NaCl है ना, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। ये असल में दो अलग अलग आयन है, एक Na+ है, एक Cl नेगेटिव है। Na था, Cl था, Na को एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ रहा था, Cl को एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था। दोनों में आपस में दोस्ती हुई, एक आदान प्रदान हुआ, एक Na+ बन गया, एक Cl नेगेटिव बन गया। अब ये हमेशा इकट्ठी घूमती है, किसी को नहीं पता है अलग अलग है। लोग तो यही समझते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, इनके बीच में बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। यार ये दोस्ती किसके कारण है, ये दोस्ती है कूलम्स फोर्स के कारण। किसके कारण, कूलम्स फोर्स के कारण। कूलम्स फोर्स है इन दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा वाला फोर्स है, ये वही कूलम फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इसलिए NaCl इकट्ठे ही चलते हैं। लेकिन अगर इनकी दोस्ती पर पानी फिर जाए, यानी ये Na और Cl जो है, या कह लो NaCl को पानी में घोल दिया जाए, सोडियम क्लोराइड को, नमक को पानी में घोल दो, तो आपने सुना होगा पानी में घुलते ही इसके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। डिसोसिएशन इनटू आयंस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कहीं पर, कि जी सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलो तो उसके सोडियम और क्लोराइन के आयंस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब भाई ऐसा क्या हो गया, पहले तो इकट्ठे जा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अलग अलग हो जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है। यार क्योंकि इनकी दोस्ती पे क्या फिर गया है, पानी फिर गया। पानी, जो पानी होता है ना वाटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। जब ये बाहर थे इनके बीच में फोर्स लग रहा था F, पानी में आती फोर्स लगेगा F/K। K क्या हो गया, मीडियम, किस चीज का, जो इनके बीच में आ गया। अब पहले इनके बीच में वैक्यूम थी, फ्री स्पेस था, अब इनके बीच में क्या आ गया, मीडियम चेंज कर दिया ना। अब मीडियम चेंज कर दिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज होगा। अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, 81 होता है वैसे, लेकिन अब कई बुक्स में 80 भी दिया होता है। हमने राउंड फिगर में क्या ले लिया, 80 ले लिया। तो Na और Cl के बीच का जो फोर्स है वो 80 टाइम्स क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया जी? 80 टाइम डिक्रीज हो गया, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। तो सीधा सीधा यहां पर क्या है, कूलम्स लॉ इफेक्ट ऑफ क्या है, मीडियम है। अगर मीडियम वैक्यूम के बजाय कुछ और आएगा तो फोर्स चेंज ही होगा, कम ही होगा, उसके बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। तो जितना भी कराया भाई उसको अपना बढ़िया से नोट वोट करके देखो, अपना रिवाइज कर लो। बाकी कुछ और बातें हैं वो भी अभी आ रही है। यस बेटा जी। तो यार कूलम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कैसे कैसे यूज करना है वो बताया। बाकी न्यूमेरिकल्स बेटे जब आएंगे तो उसमें भी काफी बातें अब डिस्कस होंगी। अगली जो अपनी बात बनेगी, डालो हेडिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगली हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये नई हेडिंग रहेगी जी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यार फोर्स जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब वही डिस्कस करना है थोड़ा सा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी जो कराया जाएगा वो देखो एग्जाम में आने के लायक बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो कराया था वो पूरा का पूरा लेक्चर, मैंने बोला था सारी बेसिक बातें बेटा वहीं पे निकल रही थी। वो तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अभी हम करेंगे इसका यूज ज्यादा होगा। डायरेक्ट एज इट इज आने के चांसेस कम है। फिर भी अब जो जो सिलेबस में है वो सारा का सारा एक बार करना तो पड़ेगा ही। तो अगली बात कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब फोर्स की डायरेक्शन की बात की जाएगी। ठीक है, लेट यही अपने चार्जेस Q1 एंड Q2, उनके बीच में डिस्टेंस कितना R। पहली बात, फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining, it always act along the line joining the charges, it always act along the line joining the charges। ठीक है, अगर तो ये लाइक है तो रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, इट इज along the line joining। अगर ये अनलाइक होते, ये कैसे है, लाइक चार्जेस। अगर ये अनलाइक हो जाते, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट कर लेते यार, तब किधर लग जाता, इस तरफ लगता। ये भी किधर, along the line joining the charges, along the line joining the charges। ठीक है, इसका नाम मैं रखता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। इसका नाम रखता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ये हो जाता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस वक्त, यहां पे हम विद डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो ये फोर्सेस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है एक तरह से। ठीक है, मैं ये वाला केस, अनलाइक वाला जो केस है, उसके हिसाब से कर देता हूं डिस्कस। तो दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विद डायरेक्शन। अब देखो बेटा, अगर मुझे कोई क्लियर कर दे कि जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब अगले ने मुझे क्लियर कर दिया, एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है, और ये जो दोनों चार्जेस हैं एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं। क्लियर कर दिया कि ये एक्स एक्सिस है, तो सिंपली ये जो F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको मैं लिखूंगा K Q1
Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने आई कैप लगा दिया। अपने आप में ये जो एक्सप्रेशन है इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, विद डायरेक्शन शो कर दिया, तो इट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दूसरा फोर्स जो है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इट विल बी k q1 q2 by r square. डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहां मैं लगा देता माइनस आई कैप। क्या लगा देता, माइनस आई कैप लगा देता। तो ये क्या बन जाता, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो दोनों की दोनों एक्सप्रेशन अपने आप में क्या है जी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बुक्स में दिया होता है भाई, करना पड़ता है, मगर बुक्स में ऐसे नहीं दिया होगा जैसे मैं करा रहा हूं। इसमें तो मैंने बोल दिया ना यार कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पड़े हुए हैं, तो क्लियर था आई या माइनस आई। इस सिचुएशन में तो ठीक है, ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ठीक है, मगर वो नॉर्मली क्लियर नहीं करेगा ना। हमें नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हुए हैं या वाई एक्सिस के अलोंग पड़े हुए हैं, ऐसी बस उसने तो हमें ऐसे दे दिया कि जी ये दो क्या है, चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये सिचुएशन आ गई, लेकिन अब नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाई कुछ नहीं, बस ब्लाइंड है सब कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे यार, हम अपना खुद का यूनिट वेक्टर क्रिएट कर लेंगे। यहां पर इस सिचुएशन में हम एक यूनिट वेक्टर क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये R है ना, तो मैं यहां पे एक यूनिट वेक्टर R12 कंसीडर कर लूंगा। इट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग R फ्रॉम 1 to 2, यानी उस तरफ जाने वाला ये R12 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 अलोंग द डायरेक्शन R। और एक कंसीडर कर लूंगा R21। R21 क्या हुआ, अ यूनिट वेक्टर अलोंग R फ्रॉम 2 to 1। 2 to 1 वाली साइड वाला ये यूनिट वेक्टर हो गया, 1 to 2 वाला ये। जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला आई था, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला माइनस आई था, ऐसी अलोंग द R के कारण उसका नाम R रख दिया। 1 से 2 की तरफ जो जा रहा है वो R12 हो गया, 2 से 1 की तरफ जो जा रहा है R21 हो गया। इससे फायदा ये है कि जिधर मर्जी होए, ये R है, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला यूनिट वेक्टर क्या मान लेंगे हम, R12। ये वाला यूनिट वेक्टर क्या मान लेंगे हम, R21। बस R के हिसाब से सेट कर देना। नाउ ये वाला जो फोर्स है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, इट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना, और इस तरफ वाला यूनिट वेक्टर क्या है, R21। नाम इसका क्या है, R2, माइनस नहीं, बस नाम इसका क्या है, इधर वाले का नाम R21 है ना, 2 से 1 है। उसको क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर in the direction of F21 which is R12।
2। तो अपने आप में जी ये भी क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बुक्स में कुछ ऐसे दिया होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये आईजे वाला मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से वैसे ही बना दिया था, बुक्स में ऐसे दिया होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी। यहां पे एक और बात की जा सकती है कि जी जो R12 है और जो R21 है तो दोनों यूनिट वेक्टर ही, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो वी कैन राइट R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ओके, इससे ये जो अपना F21 है, F21 इट वॉज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R12 की बजाय मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस R21 लिख रहा हूं। तो ये बन गया F21 इज इक्वल टू माइनस, अब अगर इस चीज को लेने के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R21, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R21, ये F12 है, ये क्या है, F12 है। तो यहां से F21 इक्वल टू माइनस F12, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लेना भाई, मैंने बोला चांसेस कम है, लेकिन कभी कभी आया हुआ है क्वेश्चन ये कि एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आ जाएगा तो क्या करोगे, करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी आ भी जाता है एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो फिर इसको करके आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मैंने ये बनवा दिया, इसके नीचे लिख लेना कि दिस शोज दैट कूलम्स लॉ आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो भी मैंने निकाला वो क्या शो कर रहा है कि कूलम्स लॉ आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कूलम्स लॉ आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो कूलम्स लॉ हुआ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हो गया। अब अगली हेडिंग डालना, एक छोटी सी बात और करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर क्लोज करेंगे। पहला लेक्चर अब देखो लंबा हो गया, कोई चक्कर नहीं है, करना ही पड़ेगा। एक बात और रह गई है, हेडिंग डालना जी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अगली एक छोटी हेडिंग बनेगी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। दो लिमिटेशन है बेटा, नोट करना, मेन दो लिमिटेशन है, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट नंबर पे लिखो, इट इज एप्लीकेबल only for point charges. It is applicable only for point charges. और दूसरा, it is applicable only if distance between the charges is greater than 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, पहले नोट करो। आ जाता है क्वेश्चन ऐसी डायरेक्ट कि गिव लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो पहली लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जब स्टार्टिंग में यार स्टेटमेंट दिया ना मैंने कूलम्स लॉ की, वहां पे स्पेशली इस वर्ड पर पॉइंट चार्जेस पे स्ट्रेस दिया गया था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब
फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं है तो आप कूलम्स लॉ लगाओगे नहीं, लगाओगे। अब ये बॉल है, इस पे कुछ चार्ज दे रखा है Q1 मान लो, ये दूसरी बॉल है, इस पे भी कुछ चार्ज दे रखा है Q2 मान लो, डिस्टेंस दे रखा है। अब यार आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको फोर्स निकालने के लिए कूलम लॉ ही लगाना पड़ेगा, KQ1 Q2 बाय R² ही लगाना पड़ेगा। बट यार मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट चार्जेस होते तो ये रिजल्ट एक्यूरेट आता, अगर ये बड़े चार्जेस हैं तो रिजल्ट की एक्यूरेसी में कमी आ जाएगी। इफ दीज आर पॉइंट चार्जेस तो जो रिजल्ट निकलेगा इस फार्मूले से लगभग वही फोर्स लग रहा होगा एक्चुअल में, लेकिन अगर ये पॉइंट चार्जेस नहीं है फार्मूले से तो यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा, लेकिन जो फार्मूले से आंसर आएगा और जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है उसके बीच में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। मतलब एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितने पॉइंट चार्जेस होंगे उतना इनके बीच का जो फोर्स है जो हम निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट आएगा। तो कूलम्स लॉ की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितने चार्जेस का साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही फार्मूला रिजल्ट, इस फार्मूले से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो एरर है बढ़ती जाएगी। जितने पॉइंट चार्जेस होंगे उतना ही एरर क्या आएगी, कम आएगी, एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। ये बात है। अब कारण सुन लो। कारण ये है कि मान लो ये दो बड़ी बड़ी सी क्या है, स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक ए है मान ले, दूसरी बी है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे भी चार्ज है Q2। अब कूलम लॉ कहता है कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करके, K Q1 Q2 बाय R² कर लिया मान लो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। लेकिन हमने तो R सेंटर टू सेंटर ले लिया, बट एक्चुअली ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। पॉजिटिव इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा, इसका सारा, इसका पॉजिटिव इस तरफ जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है जी। दोनों के बीच में हम ये डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस इनके बीच का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट कर गया ना दूर, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज दूर की तरफ क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। सो मैं अगर ये मान ले 10 सेंटीमीटर है तो मैं 10 सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल ये 10 से इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो 10 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। इफेक्टिव डिस्टेंस 10 से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। दैट मीन्स जो मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल फोर्स इनके बीच में क्या लगेगा, कम लगेगा। ये कारण है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे ऐसे ये सिचुएशन है, बड़ी बड़ी सी बॉल दे रखी है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है, ग्रेटर देन दिस से, मतलब इसको F मान लिया, तो जो एक्चुअल फोर्स है वो कह रहा है कि ग्रेटर देन F होगा, लेस देन F होगा। एक्चुअल फोर्स ग्रेटर देन F होगा, एक्चुअल फोर्स लेस देन F होगा। यहां जो एक्चुअल फोर्स है वो F के इक्वल होगा। F की वैल्यू ये दे रखी है। तो बेटा इस केस में जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है वो लेस देन F आएगा। तुम तो R से कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ, IIT में ही आया हुआ है। अगर उल्टा क्वेश्चन डाल दे, वो एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाना है, कम हो जाना है, क्योंकि इधर पॉजिटिव 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 नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण इकट्ठे हो जाएंगे। आप इतना डिस्टेंस मान के चल रहे हो, लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इस केस में अगर F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है तो जो एक्चुअल फोर्स है वो क्या लगेगा, ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, वहां पे लेस देन दिस वैल्यू है। तो थोड़ा समझ में लग गया होगा कि ये नहीं है कि हम कूलम्स लॉ लगाएंगे नहीं, लेकिन वो कहता है भाई कल को लड़ाई करने लग जाओगे ना कूलम से जाकर कि यार तू तो कह रहा था कि फोर्स इतना आना चाहिए लेकिन कैलकुलेट करते हैं उतना आता नहीं है, तो उसने कह दिया यार एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस है, कि लड़ाई खत्म कर दी कि पॉइंट चार्जेस कर लो तो मेरे रिजल्ट के हिसाब से बिल्कुल मैच करेंगे, अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अगली बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई जो एटम होता है ना, एटम उसका साइज होता है 10⁻10 मीटर, मतलब उसका रेडियस जो होता है एंगस्ट्रॉम में। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका साइज और भी कम होता है 10⁻15 मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है जी। न्यूट्रॉन का चल कोई चक्कर नहीं है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन जो होते हैं बाय रूल, बाय कूलम्स रूल, उनको क्या होना करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। लेकिन ये रिपेल नहीं कर रहे अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये रिपेल नहीं कर रहे। अगर रिपेल करते होते तो बाहर भाग जाते। न्यूक्लियस के अंदर इनके बीच में रिपल्सन नहीं हो रही, कूलम्स लॉ के हिसाब से इनके बीच में रिपल्सन होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इनके बीच में रिपल्सन नहीं हो रही, बल्कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि अंदर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय रूल, कूलम के हिसाब से, फोर्स के हिसाब से, कूलम फोर्स के हिसाब से, तो इसको रिपेल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स लग ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं लग रहा, इससे भी स्ट्रॉन्ग एक दूसरा फोर्स लगता है इसके अंदर, न्यूक्लियर फोर्स। तो व्हाट आई वांट टू से इज, इनसाइड द न्यूक्लियस कूलम्स फोर्स फेल्स। न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स नहीं लगता। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻15 मीटर, यानी अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से कम है तो मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर वाले हो गए, वहां कूलम फोर्स नहीं लग रहा। तभी हमने लिखा है कि कूलम फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। अगर ये लेस देन 10⁻15 मीटर हो गया तो फिर मतलब न्यूक्लियस के अंदर चले गए, वहां पे कूलम फोर्स नहीं लगता। तभी लगेगा इफ इट इज ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। ओके, तो भाई ये जो भी आज का लेक्चर बना शुरू से लेके अंत तक, कूलम्स लॉ की स्टार्टिंग से लेकर लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ तक, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है जी, और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है जी। जिसका ये लेक्चर मिस है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे समझ में नहीं लगती। तो अपने नोट्स बढ़िया से बनाओ, जो चीजें नहीं समझ में लगती उसके डाउट्स पूछो, ठीक है जी। हाँ, इतना है, बार बार बोल रहा हूं, ये लेक्चर सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है, ये होगा तब आगे की बातें होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।